नंदन अपनी पत्नी किरण से कहता है। सुनो जी, सर्दियाँ शुरू हो गई हैं और इस बार तो सर्दी के साथ साथ बारिश भी हो रही है। घर की छत का तो तुम जानती ही हो, पानी आता है। हाँ प्राणनाथ, इस बार ठंडी कुछ ज्यादा ही पड़ने वाली है। गांव के चौपाल पर लोग कह रहे थे कि इस बार सर्दी के साथ साथ भयंकर बारिश भी होने वाली है। अजी, ऐसा हुआ तो हमारा क्या होगा? छत के साथ साथ घर की खिड़कियां भी टूटी हुई हैं। ठंडी हवा सीधी अंदर आती है। हम तो ठंड के मारे मर जाएंगे। रात निकालना मुश्किल है। आप कुछ कीजिए ना। किरण मिन्नत करती है। हाँ किरण, मैं कुछ करता हूँ। सेठ धनराज के पास जाकर देखता हूँ। अगर वे कुछ मदद करेंगे तो मैं घर की छत और खिड़कियाँ ठीक करवा दूंगा। ठीक है, मैं जाता हूँ सेठ के पास में। अगली सुबह नंदन सेठ धनराज की हवेली की तरफ चल देता है। सेठ धनराज, जो स्वभाव से बहुत ही कठोर और निर्दयी थे, अलाव के पास खड़े अपने नौकरों पर चिल्ला रहे थे। नंदन अपने मालिक के पास जाता है और उनसे कहता है, मालिक, ठंडी का मौसम आ चुका। कल तो हल्की हल्की बूंदाबांदी भी हो रही थी और मेरे घर की छत और खिड़कियां टूटी हैं, जिससे कि घर में पानी और हवा आती है। अगर मैंने जल्दी से उसे ठीक नहीं करवाया तो ठंडी में हम लोगों को बहुत दिक्कत हो जाएगी। मैं और मेरी पत्नी तो किसी तरह दिन काट लेंगे, लेकिन मेरी एक छोटी सी बेटी पिंकी है। वो इतनी ठंडी में उस टूटे फूटे घर में नहीं रह पाएगी। आप मेरी मदद करो। मैं सदा आपका आभारी रहूंगा और ये कभी नहीं भूलूं। अरे नंदन, तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ? आप मुझे थोड़े बहुत पैसे उधार दे देते तो मैं अपने झोपड़ी की मरम्मत करवा लेता और मैं दिन रात मजदूरी करके आपका उधार चुका दूंगा। आप इतनी मेहरबानी करो। अरे तूने अभी तो इतना काम भी ना करिया जो मैं तने उधार दे सकूं। अभी मेरे पास पैसे कोन्या। सर्दी की वजह से सारा धंधा चौपट हो रहा है। और सुन मेरी बात, काल से काम पे मत आइए। मने तेरे भर के मजदूर की जरूरत कोन्या। अरे मालिक, मैं तो मदद की उम्मीद से आपके पास आया था, लेकिन आप तो उल्टा मुझसे मेरा ही रोजगार छीन रहे हो। ऐसा मत करो मालिक, मत करो। मैं कहाँ जाऊंगा? मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा। नंदन की इतनी मिन्नतें करने के बाद भी उसका मालिक सेठ धनराज उसकी एक नहीं सुनते हैं और बेचारा नंदन वहां से दुखी मन से वापस चला आता है। नंदन दिन भर जगह जगह काम ढूंढता है, लेकिन उसे कहीं भी काम नहीं मिला। सुबह से रात हो गई। किरण को बोलकर आया था कि छत का इंतजाम कर दूंगा, पर यहाँ तो नौकरी भी चली गई। घर ठीक होना तो छोड़ो, खाने तक का इंतजाम नहीं कर पाया। नंदन चाय की एक दुकान के आगे बैठा ये सब सोच ही रहा था कि तभी आसमान में काले बादल छा जाते और जोर जोर से बिजली कड़कने लगती है। हे भगवान, लगता है बारिश होने वाली है। मुझे तुरंत घर पहुंचना होगा, वरना किरण अकेले कैसे संभालेगी। नंदन जल्दी से अपने घर की तरफ दौड़ता है। वो कुछ दूर चला ही था कि तभी जोर जोर से बारिश शुरू हो जाती है। हे ऊपर वाले, ये कैसी परीक्षा ले रहे हो? पहले क्या आपको हमारे दुख कम लग रहे थे, जो ऊपर से ये बेमौसम की बारिश और शुरू कर दी? धीरे धीरे बारिश बढ़ जाती है और चारों तरफ पानी ही पानी हो गया था, मानो कोई समुद्र हो, जिससे नंदन का उसमें चल पाना बहुत मुश्किल हो गया था। वो एक पेड़ के नीचे रुक जाता है और बारिश के थमने का इंतजार करता है। हे भगवान, एक तो इतनी ठंडी और ऊपर से ये तेज बारिश। मेरे तो हाथ पैर सुन्न पड़ रहे हैं। इतने पानी में चल पाना भी मुश्किल हो गया है और घर पर बेचारी किरण अकेली परेशान हो गई होगी। नंदन काफी देर तक उस पेड़ के नीचे बारिश के रुकने का इंतजार करता है, लेकिन बारिश थी कि रुकने का नाम तक नहीं ले रही थी। चल नंदन, इस बारिश का कोई भरोसा नहीं, ये रुके या ना भी रुके। इतना कहकर नंदन उस तेज बारिश में घर के लिए चल पड़ता है। जहां तक नंदन की नजर जा रही थी, सब और पानी ही पानी था। छोटी छोटी झोपड़ियां तो पानी में बहकर बह गई थी। ये देखकर नंदन को अपने घर की चिंता होने लगती है। बेचारा नंदन जैसे तैसे करके अपने घर तो पहुंच जाता है, लेकिन जो वो देखता है उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि घर में पानी भरा हुआ था
और आधी आधी दीवार तक पानी पहुंच गया था। किरण, तुम ठीक हो ना? पिंकी ठीक है ना? हाँ, हम दोनों ठीक हैं। और देखो, मैंने पिंकी को ऊंचे पलंग पर बिठा दिया है, लेकिन हमें घर का सारा पानी बाहर निकालना होगा। चलो प्राणनाथ, निकालते हैं। वे दोनों बाल्टी भर भर कर घर से पानी निकालने लगते हैं, लेकिन वे जितना पानी निकाल रहे थे उतनी ही देर में उससे भी दुगुना पानी घर में भर रहा था। पिंकी डरकर बोलती है, बापू, ये पानी तो बढ़ता ही जा रहा है, मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे पिंकी मेरी बच्ची, तुम डरो मत, सब ठीक हो जाएगा। किरण अपनी बेटी को दिलासा दिलाती है, और वे बेचारे इस समय कर ही क्या सकते थे। रात के आखिरी पहर बारिश रुकती है। वे जैसे तैसे करके उस रात को बिताते हैं। अगली सुबह नंदन कुछ लकड़ियां और खाने पीने का इंतजाम करता है, क्योंकि रात वाली बारिश में उनके राशन का सारा सामान बह गया था। उन लकड़ियों से नंदन अलार्म जलाता है तो उन्हें ठंड से थोड़ी बहुत राहत मिलती है। ये बारिश का सिलसिला यूं ही कुछ दिन तक जारी रहता है। रोज किरण और नंदन को घर का पानी निकालना पड़ता। एक दिन वो सब घर के बाहर खड़े थे। हाजी, ऐसे कब तक चलेगा ये? हर रोज बारिश का पानी भरने से घर पूरा खोखला हो गया है। अब कर भी क्या सकते हैं प्राणनाथ? कोई और रास्ता भी तो नहीं है। जैसा भगवान करेंगे वैसे ही होगा। वे दोनों आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी अचानक से जोर का तूफान आया और बारिश शुरू हो गई। देखते ही देखते नंदन का सारा घर बारिश में पूरी तरह ढह गया। हे भगवान, ये क्या हो गया? हमारी आखिरी उम्मीद भी खत्म हो गई, हमारा घर ही टूट गया। अजी, शुक्र मनाओ कि घर ही टूटा है। पिंकी और हम दोनों बाहर ही हैं। अगर हम लोग अंदर होते तो सोचो क्या होता। हाँ प्राणनाथ, तुम ठीक कह रही हो। भगवान का लाख लाख शुक्र है कुछ अनहोनी नहीं हुई। पर अब ऐसे में हम पिंकी को लेकर कहाँ जाएंगे? इतनी ठंड और बारिश में भीगकर हम सब बीमार हो जाएंगे। अजी, अभी तो आज रात कहीं सिर छुपाने की जगह मिल जाए वही काफी है। कल का कल देखेंगे। वो हमारे पड़ोसी है ना मंगल, मेरा जिगरी दोस्त, उन्हीं के यहाँ चलते हैं। हाँ, तुम सही कह रही हो प्राणनाथ, मंगल हमारी मदद जरूर करेगा। दोस्ती किस काम आएगी। जहां तक नंदन की नजर जा रही थी, सब और पानी ही पानी था। छोटी छोटी झोपड़ियां तो पानी में डहकर बह गई थी। ये देखकर नंदन को अपने घर की चिंता होने लगती है। बेचारा नंदन जैसे तैसे करके अपने घर तो पहुंच जाता है, लेकिन जो वो देखता है उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि घर में पानी भरा हुआ था और आधी आधी दीवार तक पानी पहुंच गया था। किरण, तुम ठीक हो ना? पिंकी ठीक है ना? हाँ, हम दोनों ठीक हैं। और देखो, मैंने पिंकी को ऊंचे पलंग पर बिठा दिया है, लेकिन हमें घर का सारा पानी बाहर निकालना होगा। चलो प्राणनाथ, निकालते हैं। वे दोनों बाल्टी भर भर कर घर से पानी निकालने लगते हैं, लेकिन वे जितना पानी निकाल रहे थे उतनी ही देर में उससे भी दुगुना पानी घर में भर रहा था। पिंकी डरकर बोलती है, बापू, ये पानी तो बढ़ता ही जा रहा है, मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे पिंकी मेरी बच्ची, तुम डरो मत, सब ठीक हो जाएगा। किरण अपनी बेटी को दिलासा दिलाती है, और वे बेचारे इस समय कर ही क्या सकते थे। रात के आखिरी पहर बारिश रुकती है। वे जैसे तैसे करके उस रात को बिताते हैं। अगली सुबह नंदन कुछ लकड़ियां और खाने पीने का इंतजाम करता है, क्योंकि रात वाली बारिश में उनके राशन का सारा सामान बह गया था। उन लकड़ियों से नंदन अलार्म जलाता है तो उन्हें ठंड से थोड़ी बहुत राहत मिलती है। ये बारिश का सिलसिला यूं ही कुछ दिन तक जारी रहता है। रोज किरण और नंदन को घर का पानी निकालना पड़ता। एक दिन वो सब घर के बाहर खड़े थे। हाजी, ऐसे कब तक चलेगा ये? हर रोज बारिश का पानी भरने से घर पूरा खोखला हो गया है। अब कर भी क्या सकते हैं प्राणनाथ? कोई और रास्ता भी तो नहीं है। जैसा भगवान करेंगे वैसे ही होगा। वे दोनों आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी अचानक से जोर का तूफान आया और बारिश शुरू हो गई। देखते ही देखते नंदन का सारा घर बारिश में पूरी तरह ढह गया। हे भगवान, ये क्या हो गया? हमारी आखिरी उम्मीद भी खत्म हो गई, हमारा घर ही टूट गया। अजी, शुक्र मनाओ कि घर ही टूटा है। पिंकी और हम दोनों बाहर ही हैं। अगर हम लोग अंदर होते तो सोचो क्या होता। हाँ प्राणनाथ, तुम ठीक कह रही हो। भगवान का लाख लाख शुक्र है कुछ अनहोनी नहीं हुई। पर अब ऐसे में हम पिंकी को लेकर कहाँ जाएंगे?
इतनी ठंड और बारिश में भीगकर हम सब बीमार हो जाएंगे। अजी, अभी तो आज रात कहीं सिर छुपाने की जगह मिल जाए वही काफी है। कल का कल देखेंगे। वो हमारे पड़ोसी है ना मंगल, मेरा जिगरी दोस्त, उन्हीं के यहाँ चलते हैं। हाँ, तुम सही कह रही हो प्राणनाथ, मंगल हमारी मदद जरूर करेगा। दोस्ती किस काम आएगी। वे दोनों अपनी बेटी को लेकर मंगल के घर की तरफ उस तेज बारिश में चलते हैं और मंगल के घर का दरवाजा खटखटाते हैं। अंदर से आवाज आती है, अरे भाई, इतनी तेज बारिश में इतनी रात को कौन दरवाजा बजा रहा है? मंगल की पत्नी नाराज होती है। अजीब बैठे बैठे बातें बना रहे हो, जाकर देखोगे तब पता चलेगा ना। प्राणनाथ, तुम ज्यादा मत बोलो, चुपचाप पकोड़े बनाओ। मंगल दरवाजा खोलता है और देखता है, अरे नंदन, तू पूरे परिवार के साथ इस समय यहाँ? सब ठीक तो है ना? क्या हुआ तेरे को आज? अरे कुछ ठीक नहीं है मंगल भाई। तेज बरसात की वजह से हमारा घर ढह गया है। सड़क पर आ गए हैं हम लोग। बीवी बच्चों को लेकर कहाँ जाता, इसलिए यहाँ आ गया। आज की रात क्या हम तेरे घर में रुक सकते हैं? बस आप इतनी मेहरबानी करो ना। देख भाई नंदन, दोस्ती यारी अपनी जगह ठीक है, मैं तुझे रख भी लूं, पर तेरी भाभी कभी नहीं मानेगी। और वैसे पूरा परिवार एक साथ, माफ करना भाई, मैं नहीं रख सकता। तो कैसी बात कर रहा है मंगल? मैंने भी हमेशा तेरे अच्छे बुरे वक्त में तेरा साथ दिया है, और आज जब मुझ पर मुसीबत आई तो तू मुंह फेर रहा है। ऐसा मत कर मेरे भाई, एक ही रात की तो बात है। मैं कौन सा हर रोज के लिए रह रहा हूँ? मेरी बच्ची बीमार हो जाएगी। सब समझता हूँ नंदन, पर मैं नहीं रख सकता। अभी तुम कोई और जगह तलाश कर लो, मेरे भरोसे मत रहो। नंदन कुछ और बोल पाता उससे पहले ही मंगल ने उसके मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया। मंगल अंदर जाकर कहता है, ये लो जी, पकौड़े खाओ। कौन था दरवाजे पर? अरे प्राणनाथ, वो नंदन और उसका पूरा परिवार था। उसका घर टूट गया है, इसलिए यहाँ रुकने को आया था। मैंने बाहर का रास्ता दिखा दिया। मंगल की पत्नी विरोध करती है, अजी, नंदन तो आपका अच्छा दोस्त है ना, उन्होंने हमारी कितनी बार मदद करी है। आप इतनी जल्दी ही भूल गए क्या? आपने ये ठीक नहीं किया जी। अरे मैंने कोई धर्मशाला खोल रखी है क्या जो हर किसी को रख लूं? और कैसा दोस्त? अब उसके पास न घर रहा न कुछ और, तो वो मेरे किस काम का? मैं दोस्ती तभी तक रखता हूँ जब तक सामने वाले से फायदा हो। भगवान से डरिए जी, वक्त बदलते देर नहीं लगती। कहीं ऐसा न हो ये आपके बड़े बोल आप पर ही भारी पड़ जाएं। अरे प्राणनाथ, ऐसा कुछ नहीं होता। ये लो पकौड़े खाओ, बड़े ही स्वादिष्ट बने हैं। उधर मंगल बरसात के मजे ले रहा था, तो वहीं नंदन का परिवार तेज बारिश में बीच सड़क पर भीग रहा था। पिंकी ठंड के मारे कांप रही थी। अजी, आप तो मेरा दोस्त कह के जान लुटाते थे ना, और उसने तो हमें एक रात घर में रुकने तक नहीं दिया। ऐसे क्या दोस्त जो मुसीबत में काम ना आए? अरे प्राणनाथ, वही तो बात है ना, बुरे वक्त में ही पता चलता है कि कौन अपना है कौन पराया। लेकिन मंगल से मुझे ये उम्मीद नहीं थी। बुरे वक्त में कोई भी साथ नहीं देता है। मम्मी, मुझे बहुत ठंड लग रही है। किरण पिंकी का माथा छूकर देखती है तो वो चिल्ला पड़ी, अजी, पिंकी को तो बहुत तेज बुखार हो गया है। ये ठंड से कांप रही है। अब हम क्या करें जी? आप कुछ कीजिए ना। सेठ मुखर्जी के घर चलकर देखते हैं। अब एक वही है जो हमारी मदद कर सकते हैं। हाँ जी, जल्दी चलो। पिंकी भी ठंड से कांप रही है। वे तीनों जैसे तैसे सेठ मुखर्जी की हवेली पहुंचते हैं। हाँ भाई नंदुआ, बोल क्या हुआ? काहे इतने रात में काहे कुंडी बजावा? मुखर्जी जी, वो बारिश से मेरा पूरा घर टूट गया। मैं बेघर हो गया हूँ, मेरी मदद करो। आज रात अपने घर में ठहरने दो। मेरी बेटी पिंकी को बुखार भी हो गया है। आप इतनी मेहरबानी करो ना। क्यों भाई, मैंने तुम लोगों का ठेका ले रखा है क्या? पता नहीं तुम लोग कहाँ से चले आते हो मुंह उठाकर। यहाँ कोई जगह नहीं है। मुखर्जी जी, आप गांव के सत्ताधारी हैं। अगर बुरे समय में आप ही हमारी मदद नहीं करेंगे तो और कौन करेगा भला? गरीबों की मदद करना आपका कर्तव्य बनता है। अरे सत्ताधारी हूँ तो क्या हुआ? मेरी हवेली कोई धर्मशाला थोड़ी है। अब तू यहाँ से चुपचाप जा रहा है या नौकरों से धक्के मार के निकलवाऊं? सेठ मुखर्जी ने उनकी एक भी नहीं सुनी
और उन्हें धक्के मारकर हवेली से निकलवा दिया। रात भर वो कभी किसी रिश्तेदार का तो कभी दोस्त के घर का दरवाजा खटखटा रहे, पर किसी ने भी उनकी मदद नहीं की। थक हार कर वे बेचारे एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। नंदन मायूस होकर कहता है, आज दिखा दिया लोगों ने, कोई किसी का अपना नहीं होता, सभी अपना उल्लू सीधा करते हैं। आप हिम्मत मत हारिए जी, ऊपर वाला सब देख रहा है, वो हमारी जरूर मदद करेगा। एक दिन हमारे भी जरूर दिन बदलेंगे, और जिन्होंने आज हमें आंखें दिखाई है ना, भगवान उनकी आंखें एक दिन जरूर झुकाएंगे, बस आप थोड़ा सब्र रखो। वे रात भर ऐसे ही बारिश में भीगते भीगते अपनी किस्मत को रोते रहे। नंदन अपनी पत्नी से कहता है, प्राणनाथ, तुम यहीं पेड़ के नीचे पिंकी के साथ रहना, मैं कुछ खाने पीने का इंतजाम करके आता हूँ। अच्छा जी, ठीक है, पर जल्दी आना। शाम होने से पहले नंदन अलाव जलाने के लिए लकड़ी, खाने पीने का सामान और पिंकी की दवाई का इंतजाम करके आ जाता है। अब बारिश भी नहीं थी, तो वो लोग आराम से उस पेड़ के नीचे ही रहने लगे। एक सुबह नंदन का दोस्त मंगल वहाँ से गुजरता है। अरे भाई नंदन, तेरे इतने बुरे दिन आ गए जो इतनी ठंडी में ऐसे पेड़ के नीचे रहना पड़ रहा है। थु, थु, थु। मुझे देखकर बड़ा अफसोस हुआ। बस मंगल भाई, वक्त वक्त की बात है। आज तुम्हारा समय है, तुम हम पर हंस लो। कभी ऊपर वाला हमारा भी समय लाएगा जब हम भी हंसेंगे। अरे सड़क पर आ गए हो फिर भी इतना घमंड, ऐसा क्या हाथ लग गया तुम्हारे? चलो कोई ना, तुम ऐसे में ही खुश रहो। मंगल मजाक बनाकर चला जाता है, जिससे नंदन और किरण की आंखों में आंसू आ जाते हैं। नंदन कहता है, प्राणनाथ, तुम इसकी बात को दिल पर मत लेना। चलो ठीक है, तुम खुद का और पिंकी का ख्याल रखना, मैं कोई काम देख कर आता हूँ। नंदन काम की तलाश में वहाँ से चल पड़ता है और वो गांव में बहुत जगह काम के बारे में पता करता है, लेकिन उसे कोई काम नहीं मिला। किरण और पिंकी मेरा इंतजार कर रहे होंगे, मुझे जल्द ही वापस लौटना चाहिए। जैसे ही नंदन वापस लौट रहा था, तो वो देखता है कि गांव के चौपाल पर लोगों की भीड़ लगी है। वो एक आदमी से पूछता है, अरे भाई, क्या बात है, आज यहाँ ये इतने लोग इकट्ठे क्यों हो रहे हैं? कोई सरकारी योजना का लाभ मिल रहा है क्या? अरे भाई, वो जयपुर वाले अमीर सेठ प्रेमचंद है ना, वो गरीबों को ठंड में खाना और कंबल बांट रहे हैं। जाओ जाओ, तुम भी ले लो। ये सुनकर तो नंदन के शरीर में जैसे नई जान आ जाती है। वो झट से लाइन में खड़ा हो जाता है और सेठ प्रेमचंद से भोजन का पैकेट और कंबल लेकर वो पूरा नहीं समाया। भगवान आपका भला करे सेठ जी, आपने गरीब की मदद करी। आप हमेशा बहुत तरक्की करें, यही दुआ है मेरी मालिक से। उस दिन नंदन की खुशी का ठिकाना नहीं था। वो कंबल ओढ़ता है तो उसे ठंड से राहत मिल जाती है। वो भगवान का धन्यवाद करते हुए तेज कदमों से अपने परिवार की तरफ चल पड़ता है। अजी, आ गए आप? और ये नया कंबल कहाँ से ले आए आज? अरे प्राणनाथ, भला करे भगवान जयपुर वाले अमीर सेठ प्रेमचंद का। वे गांव में जरूरतमंदों को कंबल और खाने का सामान बांट रहे थे, तो मैंने भी वहां से ले लिया। हाँ बापू, सही किया आपने। अब आपको भी ठंड नहीं लगेगी। भगवान सेठ जी को बहुत कीर्ति दे, मेरे मालिक से यही दुआ है। हाँ पिंकी बेटा, बिल्कुल सही कह रही है। आपको इस ठंडी में इस कंबल से कुछ तो राहत मिलेगी। नंदन और किरण आपस में ये सब बातें कर ही रहे थे कि तभी उनके पास एक बूढ़ा आदमी आता है। अरे बेटा, मैं 2 दिन से भूखा हूँ, मैंने कुछ नहीं खाया है। कुछ खाने को मिलेगा? भगवान आपका भला करेगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं बाबा, आओ बैठो, मैं खाना लेकर आता हूँ। नंदन को जो सेठ से थोड़ा बहुत खाना मिला था, वो अपनी और अपने परिवार की परवाह किए बिना उस बूढ़े आदमी को दे देता है। बूढ़ा आदमी भावुक होकर कहता है, बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जो तुमने इस सर्दी में इस गरीब को खाना दिया, वरना आजकल ऐसा कोई नहीं करता। लेकिन बेटा, मुझे ये बताओ, तुम सभी इतनी ठंडी में यहाँ सड़क किनारे क्या कर रहे हो? बाबा, बारिश की वजह से मेरा घर ढह गया, तो मैं सभी दोस्तों और रिश्तेदारों से मदद मांगी, पर किसी ने भी मदद नहीं की।
और हार थक कर यहाँ पेड़ के नीचे रहने लग गया। नंदन उस बूढ़े आदमी को अपने साथ जो जो हुआ वो सारी बातें बताता है। अरे बेटा, तुम्हारे साथ तो बहुत बुरा हुआ। माफ करना, मैंने तो तुम्हारा सारा खाना भी खा लिया। अब इतनी ठंडी में तुम लोग क्या खाओगे? अरे बाबा जी, कोई बात नहीं, मदद करना तो हमारा कर्तव्य है। अरे बेटा, मैंने आज तक तुम जैसा निस्वार्थी आदमी नहीं देखा। तुमने अपनी और अपने परिवार की परवाह किए बिना मुझे भोजन दिया। मेरे पास तुमको देने के लिए ज्यादा कुछ तो नहीं है। इतना कहकर वो बूढ़ा आदमी अपनी झोली में से एक पोटली निकालकर नंदन को देते हुए कहता है, बेटा, तुम दिल के बहुत अच्छे हो। ये लो, मेरी तरफ से एक छोटी सी भेंट, और इस गरीब का तुम्हें आशीर्वाद है। तुम जिस चीज को भी छू लोगे वो लोहे से भी मजबूत हो जाएगी। इतना कहकर वो बूढ़ा आदमी वहाँ से चला जाता है। नंदन उत्सुकता से पूछता है, क्या लगता है प्राणनाथ, क्या हो सकता है इस पोटली में? अजी, वो बूढ़े बाबा तो बहुत ही गरीब लग रहे थे देखने में। वो भला हमें क्या ही दे सकते हैं? खोल कर देखते हैं, तभी पता चलेगा। फिर नंदन और किरण उस घड़े को खोलकर देखते हैं तो उसमें बहुत सारे सोने के सिक्के थे। नंदन और किरण की खुशी का तो कोई ठिकाना नहीं था। अरे बाप रे, इतने सारे सोने के सिक्के! हाँ किरण, मुझे तो लगता है वो बूढ़े बाबा कोई साधारण इंसान नहीं थे। हाँ जी, सही कहा आपने। लगता है भगवान ने हमारी सुन ली है। मुझे ऐसा लग रहा है कि अब हमारे दुख के दिन समाप्त होने वाले हैं। नंदन उन सोने के सिक्कों को बेचकर ऊंची तलहटी में एक बहुत अच्छा घर बना लेता है। अब उसके पास ठंड और बारिश से बचने के लिए एक अच्छा घर था और वो खुद का एक छोटा सा कारोबार शुरू करता है, जिससे गांव के कुछ गरीबों को रोजगार भी मिल जाता है। कुछ दिन बीत जाते हैं। वो कहते हैं ना, समय बदलते देर नहीं लगती। एक दिन अचानक आसमान में काले बादल छा जाते हैं और हवाओं के साथ जोर जोर से बिजली कड़कने लगती है और देखते ही देखते भयंकर बारिश शुरू हो जाती है। भगवान का लाख लाख शुक्र है जो अब हमारे पास इस बारिश से बचने के लिए छत है। वे तीनों आज बहुत खुश थे। वहीं दूसरी ओर गांव में हाहाकार मच गया था। चारों ओर बस पानी ही पानी नजर आ रहा था। सबके घर बारिश से टूटकर पानी में बह गए थे। सेठ धनराज, जिसका घर गांव में सबसे मजबूत था, वो भी इस बारिश में धराशायी हो गया था। मेरी तो इतनी मजबूत हवेली थी, वो भी ढह गई। हे भगवान, ये कैसा कहर है। तभी वहाँ एक दौड़ता हुआ आदमी आया और बोला, अरे सब लोग नंदन के घर चलो रे, अब केवल उसका ही घर बचा है। जल्दी चलो, नहीं तो हम सब लोग यहाँ डूबकर मर जाएंगे। चलो चलो। सब लोग इकट्ठा होकर नंदन के घर पहुँचते हैं। वे सब लोग देखकर हैरान हो जाते हैं क्योंकि गांव के सबसे मजबूत घर भी टूट चुके थे। लेकिन नंदन का घर अभी भी इस भयंकर बारिश और बाढ़ में सीना ताने ज्यों का त्यों खड़ा था। नंदन सभी से कहता है कि आप जैसा मैं नहीं हूँ, आओ मेरी धर्मशाला में विश्राम करो, वक्त सबका बदलता है। नंदन उन सभी को अपने घर में शरण देता है। वे सब आज बहुत शर्मिंदा थे क्योंकि उनमें से किसी ने भी नंदन के बुरे वक्त में उसका साथ नहीं दिया था। सेठ धनराज और मंगल शर्मिंदगी से कहते हैं, मुझे माफ कर दो नंदन भाई, मैंने बुरे वक्त में तुम्हारी मदद नहीं करी, माफ कर दो मुझे। सब लोग नंदन से माफी मांगते हैं। उन्होंने नंदन के साथ बहुत गलत किया था, फिर भी वो सबको माफ कर देता है क्योंकि वो बहुत नेक दिल इंसान था। नंदन मुस्कुराकर कहता है, कोई बात नहीं, मैंने आप सभी को माफ किया, लेकिन कभी भी किसी गरीब और असहाय के साथ ऐसा गलत नहीं करना चाहिए क्योंकि ऊपर वाला सब देखता है। समय समय का फेर है, कोई राजा तो कोई फकीर। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर जरूर करें।